So for this evening, we are waiting from a long time. I want to introduce. It's given me immense pleasure to introduce a dynamic personality and inspiring mentor and a passionate business coach, Udan by Rasmi Ranjan. Mr. Mr. Rasmi Ranjan has dedicated his journey to helping individuals discover their true potential and achieve remarkable growth in both business and life, with deep expertise in leadership development, business strategy, communication, and personal transformation. He has positively influenced countless people through his coaching, training session, and motivational guidance. Today, we are fortunate to have such an inspiring coach and mentor along with us. So, ladies and gentlemen, please join me to give a warm, enthusiastic welcome to business coach Udan by Mr. Rasmi Ranjan. Give a huge round of applause. Thank you. Thank you. Namaskar, respected founders and co-founders of Nine Private Limited, Bida Gorakhpur, respected general manager sir, people from the management team, and all the dear participants, employees of Nine. Getting into the ninth year sounds great. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपने अपने प्रेजेंटेशन में आपने माननीय जी साहब ने बहुत डिटेल में हिस्ट्री ऑफ नाइन और विजन ऑफ नाइन को हम सबके सामने रखा। आज का जो एजेंडा है वो है, मैं 3 एजेंडा को जिसमें आप लोगों के सामने रखूंगा, वो है लीडरशिप विदाउट नो ब्रेन के साथ, मतलब दोषारोपण के बिना नेतृत्व को कैसे किया जाए। दूसरा है संचालन प्रबंधन और तीसरा है क्रिएटिव ट्रेनिंग। ये 3 चीजों को आज आपके सामने बड़े योजक तरीके से रखने का प्रयास करूंगा। उड़ान इसी के लिए जाना जाता है पूरे सरकारी कॉर्पोरेट सभी संस्थाओं में। ये प्रोग्राम पिछले 10 सालों से मैं कर रहा हूँ विभिन्न विषयों से। ट्रेन के बारे में माननीय प्रबंधक महोदय ने भी कहा, अपने प्रेजेंटेशन में बदलाव के बारे में माननीय संस्थापक महोदय ने भी कहा, एक नवजात बच्चे के अलावा वो अगर कौन कहता है कि मुझे बदलने की जरूरत है, बट देन यू नो दैट की चेंज इज द डिमांड ऑफ टाइम। दूसरी तरफ विपरीत तुलना में आप जानते हैं बदलाव ही समय की मांग है। मुझे रतन टाटा साहब की एक बात याद आती है, if you are doing what you have always done, you will get what you have always got। तो रतन टाटा साहब की वो बात कि अगर आप वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो तो वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया। एंड देन यू एज एन एम्प्लॉय नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू वी स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 400 के पार की बात भी हो गई, 80 करोड़ प्लस के प्रोडक्शन की भी बात हो गई। But then for an organizational change management, individual change is required। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बदलने के लिए इंडिविजुअल हर एक को एक लीडरशिप रोल में आना होगा, अपने जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निर्वाह करना होगा। तो आज हम और जब इसकी बात होती है तो एक सबसे बड़ा जो दिक्कत बदलाव में आता है, जो चेंज का सबसे बड़ा मॉडल है, वो है dissatisfaction into vision into first step should be greater than R, that is resistance। असंतुष्टि तो सबके पास होती है, विजन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट जो होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सभी विजन को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप, जैसा आपने कहा, वॉर जोन में हम लोग इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हैं, तो फर्स्ट स्टेप कौन लेगा उस बदलाव को? एंड दैट हैज टू बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस। अब वो जो कहीं ना कहीं नाइन को भी फेस करना पड़ रहा है, मार्केट में की प्लेयर बनते हैं, राइट। तो इसके लिए आज हम एक उदाहरण लेते हैं, अरुणिमा सिन्हा। यह नाम आपने सुना भी होगा, कितने ने सुना है ये नाम? राइट, कुछ लोगों ने सुना है, 4-5। तो आइए इनके बारे में जानते हैं।
2011 में CISF की परीक्षा देने जा रही थी दिल्ली, और ट्रेन में ऑर्गेन राष्ट्रीय लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन चेन स्नैचर्स या डकैतों ने कोशिश किया इनके, उससे भिड़ंत में इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब वो पटरी पर रही, एक ट्रेन पास हुआ, उनके बाएं पैर जो है वो कट गया और दाएं पैर में जो है हड्डी टूट गई, जिसमें लोहा लगाना पड़ा। अब आप सोचिए एक ऐसी स्थिति, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे परफेक्ट सिचुएशन की जहां हम एक एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में हैं और हम विजन और मिशन की बातें कर रहे हैं। इमेजिन उस समय एक इंसान जो अपने जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सर्वाइवल। नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट अबाउट ग्रोथ। क्या मैं अपने परिजनों को दोबारा देख पाऊंगी? क्या मैं अपने जीवन को दोबारा नॉर्मल जी पाऊंगी? आप सोचिए, और उसे कहते हैं असंभव को चुनौती देना। मोटिवेशन या किसी भी चीज पर हम जब बात करते हैं, हम लोग सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस को मैं हमेशा कहता हूं 50% रियलिटी, 50% परसेप्शन। आपने एक परिकल्पना कर ली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, एक परिकल्पना कर ली कि 2026-27 हमारे लिए गोल्डन डेज है, 50% तो आप वहां जीत गए। अगर आप सबने परिकल्पना कर ली, सिर्फ फाउंडर्स ने नहीं सोचा, आपने भी उनके साथ सोचा कि ये अचीवेबल है, एंड देन 50% रियलिटी के लिए आप सब लग जाएंगे, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको दूर करने के लिए। तो इन्होंने भी, अरुणिमा सिन्हा ने भी असंभव को चुनौती दी। उन्होंने सोचा अगले ही दिन, अगले 48 घंटों में कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कंकर करूं। सोचिए, एक पैर जा चुका है, दूसरे पैर में रॉड। एक इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने जैसा कहा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट के लिए इंडिविजुअल चेंज होना बहुत जरूरी है। माननीय प्रबंधक महोदय ने कहा डिसिप्लिन को लेकर, फर्स्ट स्टेप फॉर मैन एंड ए जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, किसने कहा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहला कदम आपको बदलाव की तरफ लेना है। और फिर क्या हुआ? इंसान पहले सोचता है, फिर बदलाव की तरफ बात होती है। सो उसको कहा गया टर्निंग पेन इनटू पर्पस। दर्द को एक रीजन बनाओ आप अपनी सफलता के लिए। हम लोग क्या करते हैं? दर्द को एक्सक्यूज बनाते हैं। सर मैं ये कर नहीं पा रहा हूं बिकॉज 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन अगर आपने दर्द को, जैसे मैं अक्सर स्कूलों में भी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, सब जगह एक डेमो देता हूं कि मैं अगर इस जगह पर लगातार क्लिक करूं, पहले कुछ समय मुझे दर्द होगा, उसके बाद ये जगह नम हो जाएगा। क्या हो जाता है? क्या मैं मर जाता हूं? नहीं, मुझे झेलने की ताकत आ जाए। और आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म में देखा था, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल देखा है 3 इडियट में? तो उसमें उसकी परिभाषा क्या है ऑल इज वेल का? क्या समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, पर झेलने की ताकत जरूर आ जाती है। एक परसेप्शन बन जाता है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान। लीडरशिप इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पीपल कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी कंकर्ड, राइट? इसके बाद क्या आता है? प्लान ऑफ एक्शन। सोचा, आत्मविश्वास से भर गए, एक्सपर्ट के पास पहुंच गए, बचेंद्री पाल। कई बार माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह किया, उनके अंदर ट्रेनिंग किया, उन्होंने मार्गदर्शन लिया, और उसके बाद उन्होंने 21 मई 2013 को फर्स्ट वुमेन, पहली महिला बनी जो कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह किया। कैन वी हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर? ग्रेट। उसके बाद वो वहां नहीं रुकी,
अंटार्कटिका के सबसे ऊंची शिखर पर माउंट विल्सन पर भी उन्होंने फतह हासिल किया। तो ये कहानी उनकी है। उसी तरह दूसरा कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं, दशरथ माझी का। नाम सुना है सबने, आपने इनकी फिल्म भी देखी है। अपनी पत्नी को खो जाने के बाद कई लोग क्या करते हैं, किस्मत को कोसते हैं। ये सब अपने आप में एक लीडर्स है। आप कहेंगे नहीं सर, लीडर्स तो कॉर्पोरेट में होते हैं या पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं। कई बार तो लीडरशिप दो तरह के होते हैं, डेजिग्नेटेड एंड अनडेजिग्नेटेड, नॉन डेजिग्नेटेड। अपॉर्चुनिटी को देखकर कोई इनिशिएटिव लेता है, वो अपने आप में लीडर है। ही डजंट नीड टू गेट दैट ऑफर लेटर। किसी ने कंपनी में कोई समस्या देखी तो इसने वो नहीं सोचा कि ये तो मेरे रिंग में आता नहीं है, why should I even go and tell the management about this? This is not my field. But he took an initiative, and in some way he has brought that kind of leadership quality. अपने अंदर वो नेतृत्व की क्षमता को उसने बढ़ाया है, क्योंकि वो रिस्क टेकर बन चुका है। और सबसे बड़ा चीज नेतृत्व के लिए है रिस्क। तो दशरथ माझी की कहानी भी वही है। अनपढ़, कोई रिसोर्सेस नहीं, बकरियों को बेचकर छेनी हथौड़ा लाकर उस पहाड़ से को तोड़कर इन्होंने रास्ता बनाया। और कितने साल, 22 सालों तक इन्होंने वो संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, और 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया उस पहाड़ से, जिससे जो नियरेस्ट अस्पताल है उसकी दूरी 70 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर पे आती। पत्रकार उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आप दशरथ माझी हैं, कैसे हैं? तो इन्होंने कहा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए, एक ऐसे विपरीत परिस्थिति में काम करता हुआ एक मजदूर जो अपने जीवन में अब बहुत कुछ खो चुका है, कहीं ना कहीं टूट चुका है, पर उसने भी अरुणिमा सिन्हा की तरह ही मुश्किलों को बहाना नहीं बनाया है हारने का, पर उसको कारण बनाया है आगे बढ़ने का। और जिस तरह से आप जवाब देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है हाउ आर यू, और आपको मौका मिल गया, आपने कहा बॉस देखिए बहुत दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परिवार में ये है, अगले दिन से वो बॉस आपसे पूछना छोड़ देगा हाउ आर यू, राइट? लेकिन इफ यू मीट समवन विद ए स्माइल, तो आपके बारे में एक इंप्रेशन, परसेप्शन बनता है कि एक बहुत पॉजिटिव माइंड इंसान है, भले ही इसके जीवन में दिक्कतें हैं, पता भी रहेगा, पर ये फिर भी हमेशा खुश, स्माइल, कॉन्फिडेंट रहता है। सो ही हैज गॉट दैट लीडरशिप ट्रेट, गुण, राइट? तो मुख्य सीख क्या है? पहला, नेतृत्व का अर्थ टीम को सही दिशा देना, प्रेरित करना और सहयोग प्रदान करना है। इसका उदाहरण है कि 1997 में जब एप्पल एक बड़े डाउन फेज से गुजर रहे थे और स्टीव जॉब की वापसी हुई थी अपनी ही कंपनी में, जिसके वो संस्थापक थे, एंड देन द स्टोरी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, एंड दे नीड टू कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हम कम प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है? उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित किया, जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, को फाउंडर्स आपको प्रेरित कर रहे थे, प्रबंधक मोटिवेट कर रहे थे। छोटी छोटी टीमों में सहयोग बढ़ाया। देखिए स्ट्रैटेजी क्या था, छोटी छोटी टीमों में सहयोग बढ़ाया और खुद भी हर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल हुए। इससे उनकी नेतृत्व की जो क्षमता थी केवल आदेश देने तक सीमित नहीं थी, वे टीम को साथ लेकर चल रहे थे। इसीलिए सच्चा नेतृत्व वही है जो टीम को सही दिशा दे, लोगों को प्रेरित करे और हर कदम पर सहयोग प्रदान करे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जगह कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को लेकर वो आगे बढ़े। तो iMac, iPod और iPhone जैसे उत्पादन उन्होंने कुछ सालों में किए। दूसरी सीख लीडरशिप की, प्रभावी नेता स्पष्ट संवाद करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और विश्वास बनाते हैं। इसका उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला, भारतीय मूल के हैं, सबने नाम सुना होगा सत्य नडेला का।
तो उनको लगा कि कई बार जो है सफलता केवल अच्छे आइडियाज से नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग से मिलती है। तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वार्तालाप करते थे, उनसे सजेशंस लेते थे, उनकी बातें सुनते थे। उन्हें सजेशंस कैसे देते थे? सीधे आए, आई एम द फाउंडर, आई एम द मैनेजर, आई एम द सीनियर मैनेजर, नहीं। आप अपनी बातें बताइए, आपको क्या लगता है प्रोडक्शन में। एवरी इंडिविजुअल वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन द बोर्ड रूम की वो अपनी बातों को बिना डर के उनके सामने रखे। जब ये स्पष्टता आ जाती है, आपस में तालमेल बन जाता है, तब जाकर बोर्ड मेंबर्स अपनी बातों को स्पष्ट रख पाते हैं और तभी जाकर सुधार आ पाता है। अगर वो डर का माहौल है बोर्ड रूम में, डिक्टेटरशिप है, तो वो बदलाव कभी नहीं आएगा। एंड एज ए रिजल्ट सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड और एआई जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया सक्सेसफुली। इसीलिए प्रभावी नेता स्पष्ट संवाद करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और विश्वास बनाते हैं। समथिंग लाइक रतन टाटा, जिन्होंने अपनी शुरुआती दौर, आप लोगों को पता होगा, फ्लोर पर काम किया जमशेदपुर में, जहां उन्हें वर्कर्स तक के प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी थी। और ऐसे भी बिजनेस हाउसेस हैं जहां पर वहां के फाउंडर्स, को फाउंडर्स बहुत ही जमीनी लेवल की चीजों पर काम करते हैं बिफोर टेकिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। ये सब प्राथमिक लीडरशिप क्वालिटीज है। अब आते हैं नो ब्लेम संस्कृति, ये इसको बढ़ाने की जरूरत है। नहीं सर, ये मेरी दिक्कत नहीं, ये सेल्स वालों ने गलती की है। नहीं, सेल्स वाले कह रहे हैं ये सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, ये अकाउंट्स की प्रॉब्लम है। तो नो ब्लेम संस्कृति में व्यक्तियों को दोष देने के बजाय समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। और इसका उदाहरण है टोयोटा। तो 2014 में फैक्ट्री के उत्पादन में बार बार देरी हो रही थी और इसमें पहले जैसे कर्मचारियों को खोजा जाता था कि कौन गलत है और उसे सजा दी जाती थी। तो इस बार क्या हुआ, कंपनी ने नो ब्लेम कल्चर को अपनाया और इस बार पूछा ये नहीं गया कि गलती किसकी है, समस्या का समाधान क्या है, इस पर बात हुई। तो जिस दिन आप इस पर बात करेंगे, पता चला एक पार्ट में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। एज ए रिजल्ट इसका असर क्या हुआ, कर्मचारी खुलकर समस्याएं बताने लगे, क्योंकि अब उन्हें लगा कि उन्हें कोई ब्लेम करने के लिए नहीं बैठा है, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए मैनेजमेंट है। किसी को फायर नहीं किया जाएगा, टर्मिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने गलती की है। कुछ किया है तभी तो गलती हुई है, कुछ नहीं करता तो कंपनी कैसे आगे बढ़े। तो कुछ करने वाले लोगों की जरूरत होती है और जब गलतियां होती हैं तभी सुधार पर बात होती है, राइट। फिर गलतियां छुपाने के बजाय उनसे सीखने लगे। देखिए कर्मचारियों में क्या बदलाव आया, क्योंकि अब उनके अंदर वो डर नहीं है नौकरी को लेकर, पोजीशन को लेकर। तो अब वो छुपाने की आदत भी नहीं है और इससे उत्पादन की गुणवत्ता में भी बेहतरी हुई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नो ब्लेम संस्कृति में व्यक्तियों को दोष देने के बजाय समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। नेक्स्ट, गलतियों को सीखने और सुधार का अवसर माना जाना चाहिए। गलतियों को सीखने और सुधार का अवसर मानना चाहिए, ना कि हम किसी को टारगेट पर ले लें कि इस बार तो हम इनसे अपना बदला पूरा करेंगे। तो टीम मैनेजमेंट वोंट वर्क आउट इन ए हेल्दी वे, ठीक है। इसका उदाहरण है 3M। वो स्टिकी नोट आपने देखा है ना, 3M कंपनी जो बनाती है स्टिकी नोट, लाल पीले हरे, जो आप लोग ऑफिस में यूज करते हैं, 3M कंपनी ही उसका जन्मदाता है। और इसको बनाने वाले एक साहब थे स्पेंसर सिल्वर। 1990 के दशक में वो एक मजबूत गोंद बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे एक कमजोर गोंद बन गया। कंपनी ने इस गलती को ऐसा नहीं माना कि इसके लिए उनको कोई सजा दी जाए। आगे चलकर उसी कंपनी के एक कर्मचारी ने, आर्ट फ्राई ने, उसी कमजोर गोंद का उपयोग बुकमार्क चिपकाने के लिए किया, जिसे पोस्ट-इट नोट के नाम से जाना जाता है।
तो सोचिए किसी एक की गलती आगे चलकर इनोवेशन बना, तो नथिंग इज वेस्ट, नथिंग इज वेस्ट एक्चुअली। अगर देखा जाए तो जो इन्वेस्ट हो रहा है R&D पर, नथिंग इज वेस्ट, इट्स ओनली द टाइम विच विल गिव यू द रिजल्ट। तो इसीलिए गलतियों को सीखना और सुधार का अवसर मानना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़ी सफलता उन्हीं से जन्म लेती। नेक्स्ट पॉइंट लीडरशिप की क्या है? समस्या की वास्तविक जड़ पहचानने के लिए मूल कारण विश्लेषण आवश्यक है कि प्रॉब्लम की जड़ कहां है। तो इसके लिए क्या करना है? फिर से वापस टोयोटा, जो हमें कई फिलॉसफी सिखा चुकी है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो 2000 के दशक में क्या हुआ था? एक पार्ट में खराबी आ गई, तो उन्होंने सोचा कि यह समस्या किसी की लापरवाही का देन है। कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन समस्या फिर भी जारी रही। तब टोयोटा की टीम ने रूट कॉज एनालिसिस पर काम किया। और रूट कॉज एनालिसिस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पार्ट खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि मशीन सही तरीके से फिटिंग नहीं कर रही थी। फिर नेक्स्ट सवाल, मशीन सही फिटिंग क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उसका एक सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था। सेंसर गलत रीडिंग क्यों दे रहा था? देखिए, सवाल पर सवाल है, जवाब के बाद सवाल। सेंसर गलत रीडिंग क्यों दे रहा था? क्योंकि उसकी नियमित सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो रही। तो आखिरकार टीम को पता चला कि असली समस्या कर्मचारियों की नहीं है। लेकिन यहां क्या होता है? रेल हादसा होता है, बेचारा लाइनमैन को नौकरी से सस्पेंड किया जाता है या टर्मिनेट, जो भी है, किया जाता है। तो जब आप इंडिविजुअल टारगेट ना करते हुए एज ए सिस्टम को रिव्यू करेंगे, तो यू विल ऑलवेज बी इन ए प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए स्टोरी। इन एन इंटरव्यू, कैप्टन कूल किनको कहा जाता है? MS धोनी। उनसे कहा गया कि MS जी, आपको हम लोगों ने हमेशा कूल माइंडेड देखा है मैदान पर, क्या आपको रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं होती है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे चिंता प्रोसेस को लेकर होती है। प्रोसेस इज व्हाट? मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, आउट ऑफ द 35 to 40 सब्जेक्ट जो मैं कोल इंडिया, पोस्टल डिपार्टमेंट, PCL, भारत सरकार की 50 कंपनियों में लेता हूं, यहां गैलेंट, IGL, सब जगह। तो यहां मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं, व्हाट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, प्रोसेस खराब है, प्रोसेस में कमी है। प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज अलाइंड टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। लाइक कमिंग फॉर द ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले आपको घर से निकलना है, वन एक्टिविटी। टेकिंग ए स्कूटी, कार, व्हाटएवर इज अनदर एक्टिविटी, ड्राइविंग दैट ऑल द वे। ऐसे करते हुए 50 एक्टिविटीज पूरा करके यू हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू कम हियर, रिपोर्ट ऑन टाइम और आफ्टर टाइम, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन आप फिर भी पहुंच गए, तो इसको प्रोसेस कहते हैं। ये वन प्रोसेस है। अटेंडिंग अ ट्रेनिंग सेशन इज अ प्रोसेस। तो मुझे प्रोसेस को लेकर चिंता होगी कि क्या हमारी फील्डिंग सही हो रही है, बैटिंग सही हो रही है, हमारे प्लेयर्स सही कर पा रहे, कैचेज हम मिस तो नहीं कर रहे ट्रेनिंग के दौरान। एंड इफ माई प्रोसेस इज फाइन, 99% ऑफ द टाइम आई एम बाउंड टू विन द मैच। बट हमारे यहां क्या होता है? वी टॉक अबाउट रिजल्ट्स फर्स्ट। हमारे इंडिया में स्कूल सिस्टम से ही ये शुरू होता है, इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग एंड ऑल आई ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। क्योंकि कॉर्पोरेट तक मैं ट्रेनिंग देता हूं, तो एट द स्कूल लेवल, चाहे वो DPS हो, गोइंकाज हो, महात्मा गांधी हो, जयपुरिया हो, जुबली हो, सब जगह टीचर्स की ट्रेनिंग में मैं पिछले 9 सालों से यही सिखा रहा हूं कि स्कूल में आप माइंड में डालते हो रिजल्ट के बारे में, फर्स्ट थिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक सीजन, विदाउट इवन रिव्यूइंग कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में 100 में 40 ला रहे हैं, एंड आई वांट 100 आउट ऑफ 100 फ्रॉम 50% ऑफ द क्लास। तो परफॉर्मेंस को रिव्यू करने से पहले आप टैलेंट को रिव्यू करें कि हाउ टैलेंटेड, हाउ प्रिपेयर्ड आर माय एम्प्लॉइज टू टेक दैट चैलेंज टू द नेक्स्ट लेवल। कि
कितने परसेंट है जो 70% ऑफ द टारगेट तक पहुंच पाएंगे बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो लीडर नोज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ वॉट एवर ही इज डूइंग और सी इज डूइंग। तो टोयोटा का ये है। नेक्स्ट, टीम सहयोग और खुला संवाद उत्पादकता एवं मनोबल को बढ़ाते हैं। टीम सहयोग, इसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट। कोविड टाइम में हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को देखा है, फील किया है, महसूस किया है कई डिपार्टमेंट्स में। तो टीम करके जो ऐप है माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये उसी समय की देन है। तो काफी काम माइक्रोसॉफ्ट टीम पर करने को, तो एक ऑब्वियसली हर जगह फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स के नाम आते हैं बिकॉज या सीईओ के नाम आते हैं। तो सत्य नडेला ने ओपन कम्युनिकेशन और टीम कोलैबोरेशन पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया, विशेष बल दिया। लोगों को लगा कि वर्क फ्रॉम होम फेलियर होगा, प्रोजेक्ट डेडलाइंस मीट नहीं हो पाएंगे, बट उन्होंने इसको इस्तेमाल किया मैनेजर्स कम्युनिकेटिंग विद द टीम, टॉकिंग टू देम जस्ट अबाउट हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। नॉट आस्किंग अबाउट फर्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट का क्या हुआ। एज ए रिजल्ट there was a lot of compatibility which developed virtually online and Microsoft ने अपने कई प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किए विद इन द डेडलाइन बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो ये वास्तविक कॉर्पोरेट उदाहरण है जिसमें टीम सहयोग और खुला संवाद उत्पादकता एवं मनोबल को बढ़ाता है। तो नो ब्लेम प्रॉब्लम से अगर आप नेतृत्व करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, संघर्ष समाधान कौशल आपका बढ़ेगा। मतलब इसको दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे ब्लेम करते हुए राजेश आपने क्यों नहीं अपने टारगेट्स पूरे किए, सर मैं तो कर लेता। तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए स्टोरी। जब मैं सेल्स हेड था एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी का, और मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुने, इस उदाहरण को, शायद ये आपके जीवन में भी बदलाव लाएगा। तो क्या हुआ कि मैं 12 महीने, एंड दैट टाइम 15 इयर्स पहले का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जब मैं 6-7 साल 8 साल अनुभवी था और सेल्स का जोश खरोश था। अमेरिका सब जगह मैंने काम किया है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। तो जब मैं भारत आया उस पम्प्ड अप, मैंने कहा यार मैं सिखा सकता हूं लोगों। तो जब कंपनी के सीईओ ने मुझसे पूछा, फाउंडर ने, इज द ग्रेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गुरु, पीएमपी एंड पीएमआई को इंडिया में लाने वाले। So I was reporting him directly and I said, वो कह रहे रंजन जी आप 12 में से 6 महीने सेल्समैन ऑफ द मतलब मंथ बने हैं, आपको नहीं लगता आप ज्यादा कर सकते? मैंने कहा सर मैं तो कर सकता हूं, पर ये जो टीम है ना, गधी टीम है। द वर्ड आई यूज दैट इन ये गधे टीम है। आपने मुझे कैसा टीम दे दिया है। अगर आप मुझे बेहतर टीम देते ना सर, 12 के 12 महीने मैं ही रहता। Then he laughed a lot and he said, रंजन जी एक आपको ज्ञान देता हूं, पूरे जीवन काम आएगा। एक सफल लीडर वही है जो गधों और घोड़ों को समझता हो और दोनों को साथ लेकर चलना जानता हो, क्योंकि घोड़े तो तेजी से निकल जाएंगे, वो बेचारा गधा ही आपका बोझ उठाता हुआ पीछे पीछे आएगा। उसको ट्रेन करना, उसको समझदारी देना, ये आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आपने उस गधे को कितने काम लायक बनाया। ये एक लीडर की, क्योंकि आप कहते होंगे आईआईटी प्रोड्यूस द बेस्ट माइंड्स। मैं भी ट्रिपल आईटी का हूं, बहुत अच्छा ट्रिपल आईटी पढ़ाता है, आईआईटी पढ़ाता है। बट कभी आपने सोचा इस बारे में कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जो बेस्ट ब्रेन्स है उनको उठा लेते हैं। तो क्रीम माइंड आपके साथ है तो आप उन्हीं से रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ना। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 99.9% पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, उनको कौन देखेगा? तो दे आर लेफ्ट टू देयर ओन डेस्टिनी, अपने भाग्य के भरोसे। और हम उन्हीं आईआईटीज और एनआईटी से पूरे देश के बिल्डिंग की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। 140 करोड़ में 17,000 आईआईटी की सीटें आज के डेट में, 23 आईआईटी। तो आपको ऐसे समझना है कि एज ए मैनेजर क्या मैं सिर्फ 1, 2, 3 स्टार परफॉर्मर्स को लेकर अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूं?
या क्या मैं कोई ऐसी काउंसलिंग, कोई मोटिवेशनल सेशन, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे रहा हूं अपने आधे घंटे एक्स्ट्रा रुककर ऑफिस में उन 3, 5, 7 लोगों को जो कहीं ना कहीं किसी मोटिवेशन को लैक कर रहे हैं? ये कंपनी के फाउंडर्स को फाउंडर्स नहीं करेंगे, या आप एज ए मैनेजर, एचओडीज करेंगे, बिकॉज यू नो योर टीम बेटर देन देम। पर नहीं, 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है, तो फिर बदलाव आप नहीं लाएंगे, वो एक जॉब करेंगे। और जॉब के लिए कहा गया है कि जॉब पैसा कमाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन पैसा बनाते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू मेक मनी इन लाइफ, मैं इंट्राप्रेन्योरशिप पर भी आईजीएल में ट्रेनिंग दे चुका हूं। इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 डिफरेंट चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप स्टार्टअप को शुरू करके 9 जैसी कंपनी को आपने इस ऊंचाइयों तक ले आए। एंटरप्रेन्योरशिप आप सब हो सकते हैं। हर कोई अपने डिपार्टमेंट में इनोवेशन, स्टार्टअप आइडियाज को कैसे अपने डिपार्टमेंट में छोटे लेवल पर कैसे किसी चीज को आगे बढ़ाया जाए टीम को लेकर, उसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। गूगल इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। गूगल में 80% स्टार्टअप्स गूगल के ही कर्मचारी निकलकर करते हैं और गूगल उनको प्रमोट करता है। 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू वर्क ऑन गूगल प्रोजेक्ट, 20% ऑफ द टाइम you have to work on your ideas. Company will fund it and it will have a stake in it, 5%, 7%, 10%, whatever. तो एम्प्लॉइज एक्चुअली कभी गूगल से हटते नहीं है जो ब्राइट माइंड्स है, तो रिटेंशन भी होता है। एज ए मैनेजर्स आप अपने टीम में कैसे इंकरेज करते हैं जिससे ब्राइट माइंड्स आपके साथ साल दर साल जुड़े रहें, पुराने हों, नए आइडियाज लेकर आए, आपको भी आगे बढ़ाएं, कंपनी को भी आगे बढ़ाए, और वो 400 के पार को 800 के पार भी एक दिन कर सके। राइट? थैंक यू। समस्या समाधान तकनीक, सिर्फ खेरा साहब की एक बड़ी फेमस लाइन है, अचीवर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल इंसान अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते। तो वो अलग काम कैसे आएगा, अलग तरीके से? वो तभी आएगा जब आप अपने काम के बारे में रोज एक डायरी, एक पेज, लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने अनोखे अनुभवों को भूल न जाएं, वो लिखते हैं, उसे कहीं रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो आईफोन में रिकॉर्ड करें या एक डायरी में लिखें, बट दे डू राइट इट सो दैट दे डोंट फॉरगेट कि मैंने 25 नई चीजों पर काम किया है पिछले 6 महीनों में। एंड एज ए लीडर आई कैन गाइड माई सबऑर्डिनेट्स कि तुम भी ट्राई करो इनमें से कुछ सजेशंस को, बिकॉज आई हैव एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड दैट। जवाबदेही और टीम वर्क, हमारे यहां सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे देश में बातें होती है हमारी मांगे पूरी करो, राइट? वी टॉक अबाउट आवर राइट्स, बट कभी भी आपने प्रोटेस्ट देखा है ड्यूटीज को लेकर? जिम्मेदारियों को लेकर कोई आंदोलन देखा है? ये हमारे डिमांड्स हैं, सरकार को पूरी करनी चाहिए, दीज आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट ड्यूटीज भी तो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर ड्यूटीज को लेकर कभी भी प्रोटेस्ट नहीं होता है। एज ए रिजल्ट आई टेक फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज मैं हर एक मंच से इस पर बात करता हूं और ये बहुत बड़ी चीज है। यहां मैं एक ओपन बुक करने वाला हूं। कितनों को लगता है कि सफलता मेहनत से मिलती है? कितनों को लगता है कि सफलता मेहनत से मिलती है? हाथ उठाइए। एक दो, मतलब ये एक ओपन हाउस है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई रेटिंग हो जाएगी, आप खुद पार्टिसिपेट करिए, मजा आएगा। कितनों को लगता है सफलता मेहनत से मिलती है? 7, 8, 10, 12 हाथ उठते जा रहे हैं। बाकी सोच में पड़े, भाई वोटिंग हो रहा है तो मेहनत छोड़ देते हैं अभी, है? अगले वाला लेते हैं। अच्छा, कितनों को लगता है किस्मत से मिलती है सफलता? 1, 2, 3, किस्मत से भी मिलती है। ओके, 4, 5, ठीक है। और किसी को लगता है कुछ और से मिलती है?
तो सफलता से 10-12 लोग हैं, किस्मत से 4-5 लोग हैं। ओके, चलिए इसका एक मजेदार उदाहरण लेते हैं और इसको वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक, भाई साइंस टेक्नोलॉजी की युग है। सर ने कहा, मान लीजिए एक दीवार है, सर ने कहा ये दीवार को हटाना है आपको, ये काम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं डेमो देकर दिखा रहा हूं, इसको आज जो समझ जाएंगे पूरी जीवन सक्सेस वाली स्टोरी रहेगी और इंक्रीमेंट भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब तो जरूर ध्यान से देखिएगा डेमो। मान लीजिए एक दीवार है, सर ने कहा आपको ये दीवार हटानी है, 500 रुपए दिहाड़ी मिलेंगे। भाई हमारे यहां बात होती है ना, मेहनत की कमाई, ये सब हमारे यहाँ के फिल्मों के भी डायलॉग हैं, गाढ़े पसीने की कमाई, राइट। तो मैं वो सब अपने जहन में लिया, ये काम मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश। मैं आया, दीवार को मैंने धक्का देना शुरू किया, नहीं हट रहा है। कुछ देर बाद शर्ट वर्ट खोला, जैसे होता है मजदूर। 8 घंटे मेहनत किया, दीवार वही की वही है। बहुत मेहनत किया है, लंच भी नहीं किया है, रोटी नहीं खाई है, और 1 बाल्टी पसीना लेकर पहुंचता हूं सर के पास। सर ये 500 रुपए दे दीजिए, गाढ़े पसीने की कमाई। हार्डवर्क तो किया ना, मेहनत से तो सफलता मिलनी चाहिए थी। अगर मेहनत से सफलता मिलती तो देश का किसान और कोल्हू का बैल पूजनीय होते सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा उन्हीं की जगह होती, आज वही बैठे होते यहां। परसेप्शन चेंज हो रहा है कि मेहनत से, मैं आता हूं, विज्ञान ने आपको सिखाया है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आप जितना भी लगा लो, अगर उस चीज में स्थानांतरण नहीं हुआ तो वर्क इज इक्वल टू 0। कई बार बच्चे मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं गधे हो, कोई मेहनत नहीं करते हो, आलसी हो। वो कहता है मैं 8 घंटे लगा रहता हूं किताब के साथ। दैट मीन्स आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। वही मैं अगर इस माइक को उठाकर यहां से यहां रखना हो, छोटा काम है, एक काम, डस्टर उठा के रखना हो, मोबाइल उठा के रखना हो, मैं वर्क आफ्टर वर्क कंप्लीट कर रहा हूं। दैट एम्प्लॉय विल बी कॉल्ड मोर प्रोडक्टिव देन एन एम्प्लॉय जो एक काम को लिए 8 घंटे धक्का दे रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं स्टेप वाइज चलूंगा। हार्ड वर्क की परिभाषा यह है। फिर आते किस्मत पे। किस्मत की क्या परिभाषा? कैन समवन डिफाइन व्हाट इज लक, व्हाट इज किस्मत साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से या मैथमेटिकली, कैसे भी? जी जी सर प्लीज। जी जी सर। हाँ जी। दीवार कमजोर हो गई, उसके बाद आया एक ओके ओके बिल्कुल। देखिए सर ने बताया जो आया बाद में, लेकिन अगर वो जिसको 500 रुपए मिल रहे हैं उसे तो नहीं मिला, उसे तो नहीं मिला सर। मेन बात वही है, वो बेचारा तो फेलियर हो गया, मैं तो फेलियर हो गया, है ना। अब मैं बता रहा हूं किस्मत क्या है, वही मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब तो आ रहे हैं हम लोग किस्मत पे। तो हार्डवर्क क्लियर है सबको, उससे सफलता नहीं मिलेगी। किस्मत को कोई डिफाइन करना चाहे तो दे कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सर ने एक एग्जांपल दिया, मैं इसी को समझाता हूं। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है सबने। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ 6 इन ए डाइस? लूडो के गेम में 6 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। बट नॉट गेटिंग ए 6 इन 5/6। तो क्या होता है, जब 6 नहीं आता तो आप लूडो का गेम बंद कर देते हो, फिर से आप अटेम्प्ट लेते हो, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, एंड देन यू गेट अ 6. So luck is nothing, it's a probability. And you have to increase your attempts to get that desired result. अपने attempts को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको 6 चाहिए. So now what brings success? सफलता कैसे मिलती है? ना हार्ड वर्क से, ना किस्मत से, स्मार्ट वर्क से। SMART. S से हो गया स्पेसिफिक, करना क्या चाहते हैं,
सर मैं बहुत काम करना चाहता। एग्जैक्टली बताओ बहुत में क्या करना चाहते हो, तो सर सोच के बताएं। लेकिन कमिटमेंट में आप आगे हो, सर बहुत करेंगे सर, इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे। स्पेसिफिक करना क्या है। दूसरा, एम से मेजरेबल, अपने काम को क्वांटिफाई करना है। कितनी देर काम करना है, कितने टन या कितने करोड़ प्रोड्यूस करने हैं, मंथली टारगेट मेजरेबल। जैसे सर पूछ रहे थे तो बता रहे थे 5 करोड़ महीने का, तब जाके 12 महीने में 60 करोड़ मेजरेबल। ए से हो गया अचीवेबल। क्या ये अचीवेबल है? क्या मशीन के इतने देर काम करने पर क्या आप इतना प्रोड्यूस पर डे कर सकते हैं? अचीवेबल। बिकॉज एलन मस्क ने कहा था एवरीथिंग लुक्स पॉसिबल ऑन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग। तो अचीवेबल। बट जब सर ने मशीन और सबकी किया तो कहीं डाउनफॉल था, कहीं प्लस था, कहीं माइनस था। उस पर बात की कि इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, कमियों पर कैसे काम कर सकते हैं। अचीवेबल। आर से आता है रियलिस्टिक। आर वी टेकिंग रियलिस्टिक टारगेट्स? मार्केट को देखते हुए, सारे सिचुएशंस को देखते हुए, आर द टारगेट्स रियलिस्टिक? और जो मैन पावर है, क्या वो मैन पावर पिछले जब टारगेट थे उस पर कैसा परफॉर्म कर रहे, क्या उसकी प्रॉपर एनालिसिस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हुई है? माइक्रो लेवल पर क्या एनालिसिस हुई है? फॉरगेट अबाउट मैक्रो। मैक्रो तो बोर्ड रूम मीटिंग के लिए बना है। माइक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द कंपनी, उस पर क्या 1 साल काम हुआ है? पर डे का परफॉर्मेंस कैलकुलेट हुआ है? मे बी सम ऐप और एनीथिंग। So achievable, realistic, and finally timely। क्या समयबद्ध तरीके से आप इसको कर रहे हैं, पर डे बेसिस पे आपके टारगेट्स पूरे हो, सो दैट मंथली टारगेट कैन बी अचीव एंड सो इज द क्वार्टरली एंड देन ईयरली, राइट? तो आई थिंक समयबद्ध तरीके से हमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, कीपिंग द टाइम शॉर्ट एंड वाइंडिंग इट अप। बड़ा लक्ष्य है, बड़ा ध्येय है सामने, कर उठते कितने मसाल को थामने। निर्णायक क्षण आज भोर या त्याग का, आए जिन्हें जनहित के लिए अनुराग है। चलो साथ यदि मुसीबतें स्वीकार हो, आवश्यक नहीं कि हाथ हजार हो। सृजनशील हो चाहे 2 या 4 हो। इतना ही नहीं, आगे बूढ़ा भीष्म पितामह, पीछे कर्ण छली, दाएं द्रोणाचार्य बीसियों, बाएं बाहुबली। चक्रव्यूह है कठिन किंतु अभिमन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा है उसमें घुसकर मर जाना, उसमें घुसकर मर जाना। थैंक यू सो मच। थैंक्स नाइन and thanks honorable management for inviting and sharing my thoughts with all of you.